नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें दोबारा से हम प्रॉब्लम सॉल्व ग्रुप करने वाले हैं। अब आपको कि सर प्रॉब्लम सॉल्व ग्रुप कितनी करवाओगे, ऑलरेडी बहुत सारे करवा चुके हो। तो देखिए, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता, मैं जो समझा रहा हूँ, जब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि नहीं अभी थोड़ा और बाकी है, थोड़ा और बाकी है, तो अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, समझने में, कंसेप्चुअल में गड़बड़ है। तो देखिए, जब तक मैं वैसे नहीं चलता कि भाई बस 2-4 सवाल निकाल दिए, 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, बस ठीक है, इतने में आपको समझ में आ गया होगा तो आ गया होगा, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं है ना। ऐसा नहीं चलता मेरे यहाँ। मेरे यहाँ तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तो मुझे नहीं लगने लग जाता, और सामने वाले को तो मैं देखता ही नहीं हूँ कि किसे पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जब तक मुझे नहीं लगता कि भाई मैंने पूरा दिया है, इस टॉपिक को पूरा नहीं दिया है, तब तक मैं खुद ही नहीं छोड़ता। तो मुझे भी लग रहा है कि इसमें भी काफ़ी कुछ बाकी है। अभी कुछ काफ़ी और छोटी छोटी जैसे मैट्रिक्स मैंने भी इसके अंदर कवर नहीं की है, कुछ अलग प्रकार के संक्रियाएं मैंने अभी इसमें नहीं ट्राई की है, तो कुछ और बाकी है, अभी कुछ और बातें होनी चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, टाइम लगता है, सीखना हमेशा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो टाइम खा रहा है तो इससे मत डरिए, समझ में आ रहा है इसकी परवाह कीजिए। तो मुझे लग रहा है अभी कुछ कमी है, इसलिए मैं भी और एक लेक्चर, इसके बाद एक लेक्चर और डालूंगा, है ना। अभी जब तक मेरा संतुष्टि नहीं हो जाती, देखिए पढ़ाने वाले को जब तक संतुष्टि नहीं होगी तो फिर पढ़ने वाले को संतुष्टि कहाँ से आएगी, सीधी बात है ना। तो इसलिए मैं अधिकतर आपको, आप लोगों को कितना संतुष्ट हो रहे हैं, सेटिस्फेक्शन आ रहा नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मुझे सिर्फ अपने अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, आपने इस टॉपिक के साथ न्याय की है। जैसे मुझे लगता है कि न्याय हुआ है तो मैं वहीं रुक जाता हूँ, और नहीं लगता तब तक मैं चलता रहता हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि ग्रुप पे अभी बाकी है, अभी हम उस पूरे टॉपिक के साथ न्याय नहीं कर पाए, थोड़े और प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, थोड़े और चैलेंजेस आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समुच्चय जी जो है वो दिया गया है 3 की पावर n। 3 की पावर n जो है वो समुच्चय है, और n जो है वो पूर्णांकों में से लिया गया, z में लिया गया। और अब आपको बताना है कि क्या गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। तो ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है संवर्त चेक करना। तो सबसे पहले संवर्त से ही शुरू करते हैं, देखते हैं संवर्त ये है या नहीं है। तो जी के प्रत्येक 2 अवयव अगर मैं यहाँ से उठाऊँ, कोई भी 2, है ना, और कोई भी 2 का मतलब ये नहीं सिर्फ एक ही बार उठाऊंगा, बार बार उठाऊंगा, कई बार उठाऊंगा, जब तक सारे जोड़े नहीं बन जाते तब तक उठाऊंगा। और हर बार चेक करूंगा कि क्या x गुणा वाई जी में आता है या नहीं आता। और हर बार में अगर एक बार भी गलत पाया गया, एक बार भी गलत पाया गया तो गलत होगा। तो मेरे वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ गौर करिएगा। प्रत्येक शब्द का मतलब ये नहीं कि एक बार एक्स वाई का एक जोड़ा ले लिया और एक बार सही हुआ तो ठीक है ना, ऐसा नहीं करते आप। गणित के अंदर आप सबके लिए चेक करते हैं, और किसी एक के लिए भी गलत पाया गया तो गलत हो गया। अब जी में से आप एक्स वाई ले रहे हैं, तो एक्स बराबर मान लीजिए होगा तो ऐसा ही ना, 3 की पावर n टाइप से, तो 3 की पावर n1, और n1 कोई पूर्णांक होगा, ऑब्वियसली बात है भाई। अब ये जो समुच्चय है, समुच्चय में कैसे अवयव होंगे, इसमें 3 की पावर ये अवयव होंगे इसके अंदर, इस समुच्चय के अंदर जो अवयव होंगे वो होंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 डैश डैश डैश, 3 की पावर -1, 3 की पावर -2 एंड डैश डैश। ये अवयव इसके पास होंगे, ठीक है। तो कोई भी अवयव आप लेंगे तो 3 की कुछ ना कुछ पावर होगा। तो x ले लिया 3 की पावर n1, ऐसे ही एक y और चूज कर लीजिए, 3 की पावर n2, n2 z में ले लिया, हो गया x y। अब दोनों की गुणा करके देखिए, 3 की पावर n1 इंटू 3 की पावर n2, गुणा करने पावर जुड़ जाती है, 3 की पावर n1 प्लस n2 हो गया। और क्या ये अवयव जी में होगा, तो साफ बिल्कुल होगा। क्यों होगा, कारण बताइए। कारण इसलिए कि 3 की पावर में है, और 3 की पावर में ही नहीं, 3 की पावर पूर्णांक में भी है, क्योंकि खाली 3 की पावर होना ही काफ़ी नहीं है। जैसे 3 की पावर 1/2 हो, क्या वो यहाँ है। 3 की पावर 1/2 क्या वो जी में है, तो जवाब है नहीं साहब। 3 की पावर तो होनी ही चाहिए, वो तो ज़रूरी है ही है। 3 की पावर पूर्णांक होनी चाहिए, तो 3 की पावर पूर्णांक आ रही है, इसका मतलब जी में होगा। अतः संवर्त है, अतः साहब संवर्त है। कन्फर्म हो गया कि भैया ये दूसरा है साचर्यता। साचर्यता में कोई इशू नहीं है, क्योंकि गुणन है, गुणन साचर्य होता है, सामान्य गुणन साचर्य होता है, मुझे कोई डाउट नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए। साचर्य होता है। तत्समक अवयव, गुणा का जो तत्समक होता है, गुणन तत्समक, वो 1 होता है ना। 1 आपके पास है, हाँ जी है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 के 1 को हम 3 की घात में लिख सकते हैं, और 3 की घात में नहीं लिख सकते, 3 की घात पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 जो है वो पूर्णांक है।
कोई भी चीज़ को आप अगर कोई भी अवयव को अगर आप 3 की घात में लिख सकते हैं और 3 की घात भी पूर्णांक में लिख सकते हैं तो वो जी का अवयव है। तो एक जी का अवयव हुआ नहीं हुआ तो हो गया, कन्फर्म है, तत्समक अवयव है। प्रतिलोम अवयव, क्या सारे अवयवों के प्रतिलोम है आपके पास? देखते हैं साहब। गुणन की संक्रिय है तो x का प्रतिलोम 1/x होगा। प्रत्येक x जो मैं लूँगा और जो भी x लूँगा g से ही तो लूँगा, g से लूँगा तो 3 की पावर n टाइप से होगा और n जो होगा वो पूर्णांक होगा। तो हमें पता है कि जो गुणन प्रतिलोम होता है वो 1/x होता है, क्योंकि संक्रिया गुणा की है और वो भी नॉर्मल गुणा की है। नॉर्मल गुणा में जो प्रतिलोम होता है वो 1/x होता है। ठीक है, तो 1/x को सॉल्व करिए। x की जगह 1/3 की पावर n, ऊपर लिखेंगे 3 की पावर -n। क्या 3 की पावर -n जी में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि -n भी पूर्णांक होगा। ये कैसे पता चला? जब n पूर्णांक है तो -n भी पूर्णांक होगा। आप देख सकते हैं समुच्चय के कोई भी अवयव उठाइए, जैसे 3 की पावर 1 उठाए तो 3 की पावर 1 का प्रतिलोम कौन होगा? 3 की पावर -1। 3 की पावर 2 का प्रतिलोम 3 की पावर -2। तो हर अवयव का प्रतिलोम यहाँ है नहीं है, सबके गुणन प्रतिलोम है। गुणा करके देख लीजिए, एक आता नहीं आता। गुणन प्रतिलोम होने का मतलब गुणा करने पर एक आना चाहिए, तो गुणा करने पर एक आएगा। 3 की पावर 1 से 3 की पावर -1 गुणा करेगा एक आएगा। 3 की पावर 2 से 3 की पावर -2 गुणा करेगा एक आएगा। प्रतिलोम हुए नहीं हुए? हो गए ना? ये लीजिए, यहाँ तक ठीक है। चलिए, सभी शर्तें पूरी हो रही है अतः ग्रुप पे, अतः ये जो है ये ग्रुप बनाता है। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा मैट्रिक्सों पे आ जाते हैं। जी में जो है वो 2x2 की मैट्रिक्स हैं और 2x2 की सारी मैट्रिक्स है नहीं, बल्कि वो मैट्रिक्स है जिसमें A0 B1 ये मैट्रिक्स है। अभी समझाता हूँ इसको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। A और B जो है वो रियल नंबर है और A जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। और संक्रिया जो है मैं एक बार इसको जोड़ के लिए प्रूफ करूंगा और एक बार गुणा के लिए चेक करूंगा, दोनों के लिए चेक करूंगा, देखूंगा कि ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता। ठीक है, पहले मैं योग संक्रिया ले लेता हूँ। पहले इसी क्वेश्चन को योग संक्रिया के लिए फिर गुणन संक्रिया के लिए ट्राई करूंगा। तो देखिए, पहले तो समझिए बात कि जी के पास कैसी मैट्रिक्स है। जी के पास वो मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जी के पास वो मैट्रिक्स है जो 2x2 की है। शर्तें मैं यहाँ लिखता जाऊँ क्या? ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2x2 की मैट्रिक्स है। सुनते जाइए, शर्तें सुनते जाइए, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है जी में होने के लिए। नंबर 1, 2x2 की मैट्रिक्स हो। दूसरी शर्त, पहला अवयव ए जो है A11 पहला अवयव, क्योंकि ऐसे तो बोलने पहला अवयव थोड़ा अजीब लगता है। मैट्रिक्सों में हर अवयव का एक नंबर होता है, तो जो पहला अवयव है A11 वो एक रियल नंबर होना चाहिए और वो भी नॉन जीरो रियल नंबर, R-0। रियल नंबर कोई सा रियल नंबर हो सिवाय जीरो को छोड़ के, ये याद रखिएगा। नंबर 3, दूसरा अवयव हमेशा जीरो होना चाहिए। A12 हमेशा जीरो होना चाहिए। सही है। नंबर 3 और 4 हो गया। नंबर 4 है कि जो तीसरा अवयव है यानी A13 है वो कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रियल नंबर, इवन जीरो भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। चौथी शर्त, पांचवी शर्त, जो हमारा ये वाला अवयव है A14 ये हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ये सारी शर्तें पूरी करता है, ये सब शर्तें अगर पूरी होती है तो कन्फर्म होगा कि वो कहाँ है? जी में है। अगर एक भी शर्त अधूरी रह गई, सुरक्षा चक्र टूट गया। एक भी शर्त अगर पूरी नहीं हुई तो वापस जी में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पहले समवर्त की बात कर लेते हैं। पहले मैं जोड़ के लिए चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं योज्य समवर्त की बात कर लेता हूँ। योज्य समवर्त मतलब जोड़ के हिसाब से चेक कर रहा हूँ। मैं जी से 2 मैट्रिक्स से उठाऊंगा, एक एक्स एक वाई। देखिए सबका नाम एक्स वाई रहेगा। अब एक्स वाई कभी मैट्रिक्स से होंगे, कभी नंबर होंगे, कभी 3 की पावर होगी, कभी कुछ और होगी। नाम एक्स वाई चलने दीजिए, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसा देश वैसा भेष। अब मुझे चेक करना है कि एक्स प्लस वाई जो है वापस जी में आता है या नहीं आता, यस या नो, है ना, यस या नो। चेक कर लेते हैं भाई। 2 मैट्रिक्स से उठाते हैं। एक मैट्रिक्स एक्स उठाई, 0 B1 1। देख लीजिए A1 0 नहीं है और रियल नंबर में, B1 रियल नंबर में। और ऐसी एक मैट्रिक्स और उठा लीजिए y 0, A2 जो है वो 0 नहीं है, रियल नंबर 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। B2 जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मैं दोनों को जोड़ के देखता हूँ कि वापस इसमें आता है नहीं आता। दोनों को जोड़ने पर A1 प्लस A2 0
B1 प्लस B2 आ गया। अब चेक कीजिए क्या ये जी में है या नहीं है। तो जी में चेक करने के लिए आपको 5 सूत्री शर्तें हैं, उनसे गुजरना होगा। शर्त 1, आप 5 की 5 शर्तें मैं आपको लिख देता हूँ, फिर 1 पे 1 करके हम राइट का निशान लगाते जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। जो आपको मिल जाए उस पर राइट का निशान लगा दीजिएगा, ना लगे क्रॉस लगा दीजिएगा। सबसे पहले पहली शर्त 2 बाई 2 की मैट्रिक्स। बताइए 2 बाई 2 है नहीं है? तो जवाब है हाँ जी 2 बाई 2 है, पहला सही। दूसरा, पहला अवयव ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब बताइए क्या ये 0 है या नहीं है? क्या ये 0 है या नहीं? आप कहेंगे सर A1 जो है वो 0 नहीं था, A2 0 नहीं था, तो दो चीज़ें अगर 0 नहीं है तो क्या उनका जोड़ भी 0 नहीं आएगा? तो आप कहेंगे ना सर ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगर A1 प्लस 1 हो जाए, A1 यदि A1 जो है वो प्लस 1 हो जाए, देखिए क्या 0 हुआ? नहीं हुआ। A2 माइनस 1 हो जाए, क्या 0 हुआ? नहीं। लेकिन इनका जोड़ क्या आया? जोड़ क्या आया? वो तो 0 आ गया ना। और अगर यहाँ 0 आ गया इसका मतलब दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब जी में नहीं हो सकता। अभी और भी चेक करा रहा हूँ बारी बारी से सारी, और भी चेक। एक शर्त टूट गई वैसे तो काफ़ी है, बताने जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए और चलते हैं। तीसरा A12 जो है वो 0 होना चाहिए, A12 0 होना चाहिए, हो रहा है, सही है। उसके बाद में है A13 रियल नंबर में आना चाहिए, तो बिल्कुल रियल नंबर में आ रहा है क्योंकि B1 रियल नंबर है, B1 रियल नंबर है, B2 रियल नंबर है, और दो रियल नंबरों का जोड़ भी रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। चौथा अवयव A14 जो है वो 1 आना चाहिए, ये तो 1 नहीं है, ये तो 2 आया, 2 आया, इसका मतलब ये शर्त पूरी नहीं हो रही। शर्त पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये अवयव वापस जी में नहीं आ रहा है। जी में नहीं आ रहा था, संवर्त नहीं है। संवर्त नहीं है तो ग्रुप होने का सवाल ही नहीं उठता। अब मैं आगे की शर्तें चेक नहीं करूँगा। क्यों नहीं चेक करूँगा? क्योंकि मैं ग्रुप चेक कर रहा था, मैं शर्तें चेक नहीं कर रहा था, मैं ग्रुप चेक कर रहा था। अगर संवर्त ही नहीं हुआ तो बाकी शर्तें अगर पूरी हो भी गई तो क्या फ़ायदा? बाकी शर्तें अगर पूरी हो भी गई तो फ़ायदा किस बात का? क्योंकि पहली शर्त थी संवर्त, संवर्त सही होगा, संवर्त होगा तो फिर आप साचेता चेक करेंगे, साचेता होगी तो आप तत्समक चेक करेंगे, तत्समक होगा तो प्रतिलोम चेक करेंगे। क्योंकि आप ग्रुप चेक कर रहे हैं ना, ग्रुप का मतलब 4 शर्तें हैं, 4 में से एक भी काम नहीं कर रहे तो ग्रुप नहीं हो सकता। अब बाकी 3 शर्तें अगर पूरी होती है नहीं होती है, क्या फ़र्क पड़ता है? रिपीट कर रहा हूँ, मैं चारों शर्तें चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रुप चेक कर रहा हूँ। ग्रुप में 4 शर्तें आती है, चारों की चारों आती है, एक भी नहीं आती है तो ग्रुप नहीं आता है, तो संवर्त नहीं है तो ग्रुप नहीं है, बात खत्म। समझ रहे बातों को? एक तो मैं ये चेक कर रहा होता कि ये संवर्त है या नहीं है, साचर्य है या नहीं है, तत्समक है या नहीं है, प्रतिलोम है या नहीं है इसके पास, ये चेक कर रहा होता। एक चेक कर रहा हूँ ग्रुप है, ग्रुप तो चारों से बनता है, ग्रुप तो बेटा चारों से बनता है, ग्रुप तो चारों से बनता है, एक भी नहीं है तो ग्रुप नहीं है। तो मैं ग्रुप चेक कर रहा हूँ, मैं अलग अलग शर्तें चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई, है ना, समझ रहे बात में, मैं कोई ऐसे नहीं कि 4 शर्तें बस चेक कर रहा हूँ, मैं एक टारगेट लेके चला हूँ कि ग्रुप है या नहीं है, मैं ग्रुप की चेक कर रहा हूँ। समझ रहे बात होगा आप? अगर आपसे ये पूछा जाए कि चेक कीजिए, जांच कीजिए क्या ये संवर्त, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम है क्या, तब आप चारों चेक कीजिए। लेकिन जब ये कह रहा है कि चेक कीजिए ग्रुप है या नहीं है, तो ग्रुप में जब चारों होंगे तो ग्रुप होगा, 4 में से एक भी नहीं है तो ग्रुप नहीं है। और वो एक कोई भी हो, चाहे वो पहली मिल गई तो अच्छी बात है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब मैं इसको एक बार गुणन के लिए और चेक करा देता हूँ आपको कि गुणा के लिए काम करेगा क्या। गुणन संवर्त है क्या ये? गुणन संवर्त, अगर हमने गुणा की होती तो क्या ये वापस आता? x गुणा y, A0 टू ये A1, जो मैट्रिक्स गुणा है उसके हिसाब से चेक करते हैं कि अब हम वापस संवर्त आते हैं नहीं आते। पहली पंक्ति पहला स्तंभ A1 A2 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ B1 A2 B1 A2, ये से गुणा करने पर 1, ये आया आपके पास। अब देखिए क्या ये संवर्त है? क्या ये संवर्त है? क्या ये संवर्त है? तो पहली शर्तें वही सारी की सारी लिख लीजिए। 1, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखनी नहीं है, आपको तो बस अपने दिमाग में ही डालना है यस या नो। आ जाइए 1 बाय 1 चलते हैं। क्या ये 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है? जवाब है हाँ जी है। क्या इसका पहला अवयव जो है वो 0 नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है 0। क्यों नहीं है? क्योंकि जब A1 0 नहीं है, A2 0 नहीं है, तो उनकी गुणा कभी 0 आ सकती है? इस बार जोड़ नहीं है बेटा, गुणा है, और गुणा में 0 0 से ही आता है, गुणा में 0 0 से आता है। या तो A1 0 तो 0 है, या A2 0 तो 0 है। अब ना A1 0 है ना A2 0, तो फिर 0 कैसे आएगा? तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब दूसरी शर्त पूरी हो रही है। फिर था कि ये वाला अवयव 0 होना चाहिए, है साहब।
फिर ये था कि ये रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर है क्योंकि B1 रियल नंबर है, B2 रियल नंबर है, A2 रियल नंबर है। तो रियल नंबरों का जोड़ गुणा बाकी और भाग में जीरो को छोड़कर रियल नंबर ही आता है। यहाँ तो भाग है ही नहीं, पहली बात तो भाग की तो कोई बात ही नहीं करनी। गुणा है, दो रियल नंबर है, गुणा रियल नंबर बनेगी, जुड़ेगा रियल नंबर के साथ तो रियल नंबर बनाएगा, तो ये रियल नंबर बनेगा। सही है। चौथा अवयव एक होना चाहिए, एक है साहब, बिल्कुल है, सब कुछ शर्तों के मुताबिक हो रहा है, इसका मतलब जी में है, समवर्त है। तो योग समवर्त नहीं था लेकिन गुणा समवर्त है, गुणा हो गया काम। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, समवर्त हो गया तो फिर और आगे चलना पड़ेगा, और आगे चल लेते हैं। अब गुणन साचर्यता चेक करते हैं। अब मैं योग के लिए चेक नहीं कर रहा हूँ, योग वाला तो वहीं फेल हो गया था, अब गुणा वाला चल रहा है। गुणा में है साहब, बिल्कुल है, गुणन साचर्यता। जो मैट्रिक्स का जो गुणन होता है वो साचर्य होता है, पढ़ा होगा आपने, मैट्रिक्स का गुणन साचर्य होता है। ये सामान्य गुणन नहीं है, मैट्रिक्स का गुणन है। सामान्य गुणन तो होता है जो हमारे नॉर्मल गुणा, जो हम हमारे नंबरों पे, रियल नंबरों पे जो करते हैं, उस गुणा को हम सामान्य गुणन कहते हैं। ये मैट्रिक्स गुणन है। मैट्रिक्स गुणन जो होता है वो साचर्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ भी। सामान्य गुणन की तरह ये साचर्यता का गुण इसके पास भी है। मैट्रिक्स गुणन साचर्य होता है, कोई टेंशन नहीं है। मैट्रिक्स चाहे 2x2 की हो, चाहे 3x3 की हो, चाहे 4x4 की हो, मैट्रिक्स गुणन साचर्य होता है। तत्समक, तो यहाँ तत्समक का नाम भी गुणन तत्समक रख लेता हूँ क्योंकि संक्रिया गुणा की है ताकि पहचानने में आसानी हो। गुणन तत्समक। हम जानते हैं कि मैट्रिक्सों में जो तत्समक होता है, जैसे नंबरों में एक होता है, नंबरों में जो गुणा का तत्समक होता है वो एक होता है, लेकिन जब आप मैट्रिक्सों की बात करते हैं तो आपका जो तत्समक होता है वो ये होता है, इकाई मैट्रिक्स 0 1, यही होता है, याद है आपको। अब ये क्या आपके पास है या नहीं है, तो साहब है। कैसे है? वही 5 सूत्रीय पाठ्यक्रम अपनाइए। पहले सबसे पहले, क्या ये 1x1 की 2x2 की मैट्रिक्स है नहीं है? बिल्कुल हाँ जी है। नंबर 2, क्या पहला अवयव नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। जीरो भी नहीं है, रियल नंबर भी है। फिर तीसरा अवयव, ये अवयव, दूसरा अवयव जीरो होना चाहिए, है साहब। तीसरा अवयव रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, याद रखिएगा, उसमें कहा था रियल नंबर होना चाहिए, जीरो रियल नंबर है। उसके बाद था कि जो चौथा अवयव 1 होना चाहिए, है, इसका मतलब ये जी में है, अतः ये तत्समक अवयव जी में है। जी में है तो ये शर्त भी पूरी होगी। अब बात आती है प्रतिलोम की। यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा और प्रतिलोम निकालना पड़ेगा। प्रतिलोम अवयव, मैट्रिक्सों में प्रतिलोम अवयव निकालने का एक छोटा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 2x2 की मैट्रिक्स का, 2x2 की मैट्रिक्स का प्रतिलोम अवयव, यहाँ पे मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना है। तो 2x2 की मैट्रिक्स का जो गुणन प्रतिलोम होता है, गुणन प्रतिलोम, रुक जाइए, सांस लीजिए, सुनिए मेरी बात। प्रतिलोम यहाँ किसका है? गुणा का प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। देखिए प्रतिलोम अलग अलग प्रकार के होते हैं, जोड़ का प्रतिलोम अलग होता है। जैसे अगर आप संख्याओं की बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, या पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, या वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो युज्य प्रतिलोम तो -a से आ जाता है। अगर संक्रिया सामान्य जोड़ है तो, सामान्य जोड़ है तो युज्य प्रतिलोम -a होता है। गुणन प्रतिलोम 1/a होता है। ऐसे ही मैट्रिक्स में भी 2 प्रतिलोम होते हैं। अगर सामान्य जोड़ और सामान्य गुणा की बात करें, मतलब मैट्रिक्स वाले योग और मैट्रिक्स वाले गुणा की बात करें, तो आप माइनस करेंगे तो जो योज्य प्रतिलोम है वो आ जाएगा। लेकिन गुणन प्रतिलोम तो आपको मैट्रिक्स में निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा वो देखिए। कोई भी मैट्रिक्स, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैं बता रहा हूँ प्रतिलोम निकालने की, 2x2 की, और वो भी गुणन प्रतिलोम। मैं बार बार शब्द पे जोर दे रहा हूँ, गुणन प्रतिलोम, क्योंकि प्रतिलोम एक जैसा नहीं होता, वो संक्रिया पे डिपेंड करता है। अलग संक्रिया अलग प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम जो होता है, अगर कोई मैट्रिक्स आपकी ए है और वो है ABCD, उसका जो गुणन प्रतिलोम होता है वो ऐसे निकलता है, A इनवर्स बराबर, सबसे पहले इसकी जो सारणिक का मान है उसका भाग दीजिए, 1 सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी? AD माइनस BC करके, AD माइनस BC करके। और फिर अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या करने वाले हैं? अब ये करने वाले हैं कि ये दोनों भैया जो है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, जगह बदल लेंगे, स्थान बदल लेंगे। स्थान बदल दो इनके, क्या कह रहा हूँ, स्थान बदल दो, जगह बदल दो इनको। तो D भैया यहाँ जाएंगे, A भैया यहाँ जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दूसरा काम करना है। दूसरा ये है कि ये वाले जो दोनों भैया हैं इनका चिन्ह बदल दो, जगह मत बदलना, चिन्ह बदल दो। जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो, चिन्ह बदल दो। B को -B, C को, ये लीजिए आपका प्रतिलोम आ गया। एक चेतावनी, एक वैधानिक चेतावनी, वो ये
कि ए की सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, वरना प्रतिलोम संभव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए की सारणी का मान 0 हुआ तो 1/0 अनंत हो जाएगा, अनिधार्य हो जाएगा, है ना। अनिधार्य, अनंत, अपरिभाषित, डैश डैश डैश, कुल मिला के अटक जाएगी गाड़ी। तो वैधानिक चेतावनी है यहाँ पे कि ए की सारणी का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की सारणी का मान 0 हो तो फिर ए का प्रतिलोम संभव नहीं होता। ठीक है, आगे समझे बात। अभी हमारे वाली में मैट्रिक्स जो है उसमें प्रतिलोम निकालते हैं। हमारी भाई जो कोई भी मैट्रिक्स ए जो होगी वो ऐसी होंगी, ए 0, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, बराबर 1 सारणिक का मान जो कि आया ए, प्रतिलोम हुआ आपका। ये आपस में ये दोनों चेंज, ये भैया यहाँ आ गया, ये भैया यहाँ आ गया, 1 वहाँ चला गया, ये यहाँ गया, इन दोनों का चिन्ह बदल गया तो 0 माइनस बी, 0 का चिन्ह बदल के तो क्या करोगे, हो गया। अब आप कहोगे सर ए की सारणी का मान 0, तो नहीं है ए की सारणी का मान 0, क्योंकि ए की सारणी का मान कितना आया है, ए की सारणी का मान ए आया है, जो ए है उसके सारणिक का मान ए आया है, और ए आपने पहले ही कहा हुआ है कि ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है। पढ़िए, आपकी मैट्रिक्स की पहली शर्त यही है कि जो ए है वो 0 नहीं है। ये जो पहला अवयव, जो भी आप जी में से कोई भी अवयव लेंगे, कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, तो उसका पहला अवयव 0 नहीं होगा, उसका पहला अवयव 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं है, इसलिए ए की सारणी का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स संभव है। तो ठीक है, और 1/a को आप जैसे अंदर ले जाएंगे, ए का सब में भाग लग जाएगा, भाग लगते ही हो गया 1/a, 0 माइनस b/a 1। क्या ये मैट्रिक्स आपके पास है? चेक करते हैं, 5 सूत्रीय शर्तों के साथ चेक करते हैं। नंबर 1, क्या 2/2 की है? हाँ जी, 2/2 की है। नंबर 2, पहला अवयव 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि a 0 नहीं है तो 1/a, अगर a कुछ भी हो 0 नहीं है तो 1/a कुछ तो नंबर होगा, और बिना 0 ही होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि किसी भी नंबर का भाग देने पे 0 कभी नहीं आता, तो इसका मतलब ये नॉन 0 है, मतलब अशून्य है। तीसरा, यहाँ पे 0 होना चाहिए, साहब है, दूसरा अवयव 0 होना चाहिए, है। उसके बाद में जो तीसरा अवयव है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर है। बी एक रियल नंबर है, ए एक रियल नंबर है, ए जो है वो नॉन 0 है, तो भाग लग के कोई ना कोई रियल नंबर ही बनाएगा। चौथा अवयव 1 होना चाहिए, 1 है, इसका मतलब ये जी में है। इसका मतलब अगर ए जी में है तो ए का इन्वर्स भी जी में है, गुणन प्रतिलोम भी जी में है तो ये ग्रुप है, सारी शर्तें पूरी कर रहे। अतः आपका जो समुच्चय है वो गुणा संक्रिया के लिए, गुणन के लिए ग्रुप है। देखिए, योग के लिए तो संवर्ती नहीं था, आपने देखा कि योग के लिए तो बेचारा संवर्ती नहीं है, ग्रुप तो बहुत दूर की बात है, गुणा के लिए ग्रुप बना रहे। कमाल की बात देखिए, तो वही समुच्चय संक्रिया बदलते ही रंग बदल दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपका जो समुच्चय है वो है Q+। का मतलब है धनात्मक परिमेय संख्याएं, इसमें 0 शामिल नहीं है। धनात्मक परिमेय संख्याएं, इसमें 0 शामिल नहीं है, समझ रहे बातों को, 0 शामिल नहीं है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं। और संक्रिया जो है वो ये है, ए संक्रिया बी का मतलब है दोनों को गुणा कीजिए और 3 का भाग दीजिए। क्या ये ग्रुप बनाता है? ग्रुप बनाता है। कई बार क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में छांट के पूछते थे, बताइए इसका तत्सम क्या होगा, या a = 5 है तो बताइए प्रतिलोम क्या होगा। तो मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। छोटे छोटे जब आप पोस्टमार्टम करना चाहें तो छोटे छोटे कर सकते हैं। मैं तो उसमें संवर्त भी चेक कराता हूँ, आपको साचर्यता भी कराता हूँ, तत्समक भी कराता हूँ, प्रतिलोम भी कराता हूँ, सबके प्रतिलोम कराता हूँ। तो अगर कंपटीशन में जब पूछेगा तो खाली छोटी सी बात पूछेगा कि भाई बताइए कि 3 का प्रतिलोम क्या होगा, या इस संक्रिया, इस समुच्चय के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, है ना, क्या ये संवर्त होगा या नहीं होगा। मैं तो जो सारा सार है वही चेक करवा देता हूँ, बात ही खत्म। बढ़े आगे, संवर्त। अब सुनिए मेरी बात का मजा लीजिएगा कि क्या वापस इसमें आएगा नहीं आएगा। तो ए और बी 2 Q+ में है, कोई भी दो, प्रत्येक ए तथा बी Q+ में है। अगर 2 Q+ में है मतलब दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है, तो उनका गुणा भी धनात्मक परिमेय संख्या होगी। मानते हो नहीं मानते? देखिए, 2 संख्याएं प्लस की है तो गुणा प्लस का आएगा ही आएगा, ये बात तो कन्फर्म है। परिमेय संख्याओं की खासियत होती है कि 2 परिमेय संख्या गुणा करके भी परिमेय संख्या बनाती है। 2 परिमेय संख्याओं का योग गुणा अंतर परिमेय संख्या होता है। इवन भाग भी होता है, लेकिन भाग में 0 ना आए तो ए बी Q+ में होगा, नहीं होगा? होगा। अच्छा, ए बी Q+ में होगा तो ए बी में 3 का भाग दे दें तो वो बताइए वो परिमेय संख्या होगी नहीं होगी? धनात्मक होगी नहीं होगी? होगी, क्योंकि ए बी धनात्मक है, 3 धनात्मक है, तो धनात्मक बटा धनात्मक धनात्मक होता है।
और 3 जो है वो परिमेय संख्या है, तो ए भी परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बट्टा परिमेय संख्या इज इक्वल्स टू आल्सो ए परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ए भी परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, तो 2 परिमेय संख्याओं का भागफल भी एक परिमेय संख्या होता है। तो ठीक है, ए बी बट्टा 3 किसके बराबर है? ए स्टार बी के बराबर। अब यहाँ पे आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर ऐसे प्रूफ क्यों किया? जैसे मैं समझा चुका, क्यों में पता कितने नंबर आते हैं? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, डैश 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 सब कुछ आता है। कितने रख के देखूं भाई? और जितने भी रख के देखूंगा मुट्ठी भर होंगे, तो रख के काम नहीं चलता, चेक करना पड़ता है लॉजिकली। और लॉजिकली बताइए कुछ गलत है तो बताइए ना, कोई गलत है तो एक हमारे मैथ्स में तो कोई ज़्यादा गलती की जरूरत ही नहीं है। आपको एक गलत बताना है, यहाँ पे सारा झंझट, सारा खेल खत्म। एक गलती बताइए, सारा खत्म। बताइए कोई ये भी ऐसा बताइए जिसका गुणा जो है वापस क्यू प्लस में नहीं आए, और फिर ऐसा कुछ बताइए कि 3 का भाग देने पर क्यू प्लस में नहीं आए। अगर एक भी गलत है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दीजिए, बात खत्म, खेल खत्म मेरा। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दीजिए, मेरा खेल खत्म। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो ये बात सही है, तो क्यू प्लस में आएगा, समवर्थ है। नंबर 2, साचर्यता। ये कोई सामान्य गुणन वुणन कुछ है नहीं, इसलिए चेक करना ही पड़ेगा कि साचर्य है या नहीं है ना। इस बार चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब तक तो हमारी जो नाव है वो आराम से चल रही थी, ये कह के कि सामान्य गुणन है, ये वाला गुणन है, और ये वाला गुणन जो होता है वो साचर्य होता है। लेकिन इस बार वो खेल नहीं है। इस बार संक्रिया थोड़ी बदल के दी है। बदल के दी क्या है? वैसे तो बदल के मैंने ली है जानबूझ के, ताकि हर तरीके से, हर एंगल से आपको ये चीज़ें समझाई जा सके। पहले मैं इस साइड सॉल्व करूँगा। संक्रिया का मतलब क्या है? यहाँ पे संक्रिया का मतलब है दोनों की गुणा करना और 3 का भाग देना। दोनों की गुणा करना और 3 का भाग देना। तो ये नंबर लिए, इन पे संक्रिया की, तो दोनों की गुणा 3 का भाग, संक्रिया सी। फिर दोबारा गुणा की और 3 का भाग, और ये 3 पलट के ऊपर चला गया, तो ये हो गया ABC बटा 9। याद रखिएगा बेटा, फर्स्ट टाइम तो ए प्रथम अवयव था, बी द्वितीय अवयव था। प्रथम अवयव इंटू द्वितीय अवयव बटा 3, फर्स्ट इंटू सेकंड बटा 3। यहाँ पे अब फर्स्ट कौन हुआ? जैसे यहाँ आए तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड बटा 3। यहाँ भी ऐसे ही करिएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड बटा 3। दोबारा से फर्स्ट इंटू सेकंड बटा 3, फर्स्ट इंटू सेकंड बटा 3, जो कि हो गया आपका ABC बटा 9, जो कि बराबर है LHS बराबर आ रहा है RHS। कंफर्म करता है कि साचर्य है, साचर्य है। नंबर 3, प्रतिलोम तत्समक अवयव, और दोनों साइड से निकालिएगा भाई तत्समक अवयव, और देखिएगा हमारे पास है नहीं है। तो A संक्रिया E संक्रिया A बराबर E बट्टा 3, दोनों की गुणा बट्टा 3। इस साइड में है EA बट्टा 3। सॉल्व करते हैं। 3 से गुणा करने पर 3 है, A का भाग देने पर, अब आप A को उधर लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि A 0 ना हो। A 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A को Q प्लस से लिया गया, Q प्लस में 0 नहीं होता। ऊपर समझाया था मैंने, Q प्लस धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या का मतलब धनात्मक जो प्लस की है, और प्लस का होने का मतलब 0 से बड़ी है। ये बात तो कन्फर्म ही है। तो 0 नहीं है, तो इसलिए आराम से बिंदास होकर, बिना डरे, बिना घबराए, बिना किसी बोल्ड मूव लीजिए, A को उधर भेजिए, कट जाएगा, E बराबर 3 आ गया। ऐसा आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। A को उधर भेज दिया, 3 आ गया, E बराबर 3 आ गया। ये लीजिए, दोनों साइड से आपका 3 आया, दोनों साइड से बराबर आया, अच्छी बात है। और 3 जो है वो Q प्लस के अंदर भी है, क्योंकि 3 जो है वो परिमेय संख्या, 3/1, 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 परिमेय संख्या। तो 3 जो है वो परिमेय संख्या, यानी Q प्लस में होगी। प्लस की है तो प्लस की भी है, परिमेय भी है, तो Q में होगी, Q प्लस में होगी। अतः तत्समक आपके पास है। अब आ जाइए प्रतिलोम के ऊपर। प्रतिलोम अवयव, सबके प्रतिलोम होंगे क्या या कोई छूटेगा? समय बताएगा। A डैश बराबर E, A डैश A बराबर, संक्रिया के हिसाब से A डैश बट्टा 3 बराबर E जो है वो आपका 3 है। इस साइड से भी A डैश A बट्टा आदत डालिए दोनों साइड से निकालने की, क्योंकि कई बार आप एक साइड से निकाल लेते हैं और आप मानते हैं कि आ गया, और दूसरी साइड से निकालते हैं तो आता नहीं है। इसलिए गलतियां ना करें। हायर मैथ्स है, हायर मैथ्स में छोटी छोटी गलतियां जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें, दोनों साइड से निकालें, कन्फर्म करें। उसके बाद आपने देखा कि कई जो समुच्चय है वो सिर्फ एक अवयव के चक्कर में ग्रुप बनने से रह जाते हैं, सिर्फ एक अवयव की वजह से। A डैश बराबर 9/A आया। क्या ये आपके पास है? अभी बता देता हूँ क्या है मेरे पास। देखिए A Q प्लस में है,
कोई डाउट है? नहीं, क्योंकि ए तो वहीं से लिया गया होगा। 9 जो है वो भी क्यू प्लस में है। 9 क्यू प्लस में क्यों है? क्योंकि 9 को 9/1 लिख सकते हैं। 9 0 से बड़ा है तो परिमेय संख्या है। तब ये दोनों परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं का भाग देने पर भी परिमेय संख्या आती है, बस शर्त है नीचे वाला 0 ना हो, जो कि नहीं है, तो ये क्यू प्लस में है। a/9 जो है वो क्यू प्लस में है। a/9 अगर क्यू प्लस में है, यार भाग सीधा ही दे देते ना, सॉरी भैया, 9/a कर लेते हैं, 9/a जो कि क्यू प्लस में आएगा। 9/a क्यू प्लस में आ गया, क्योंकि 9 एक परिमेय संख्या है, a एक परिमेय संख्या है, दोनों धनात्मक है, तो भाग लग के धनात्मक ही आएगा। 9 में अब a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो a 0 हो कैसे सकता है? क्यू प्लस में है, क्यू प्लस में 0 होते कहाँ है? तो 0 होगा ही नहीं। तो दो परिमेय संख्याओं का भाग देने पर परिमेय संख्या बनती है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये 9/a इसमें, 9/a कौन है? a डैश है, तो a डैश किस में आया? क्यू प्लस में। तो अभी भी कंफर्म हो गया कि प्रतिलोम अवयव भी इसके पास है, तो इसके पास तो सब कुछ ही है, सब कुछ है, तो ये ग्रुप है। इसलिए ये जो समुच्चय है क्यू प्लस, और इसकी जो ये विशेष संक्रिया है, क्योंकि इसकी खुद की है ये, तो है ना, क्यू प्लस इस संक्रिया के लिए ग्रुप है। ये लीजिए फाइनल। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे ये चल रहा है, क्या ये चल रहा है, ठीक है ना, कोई इशू इसमें नहीं होगा आपको। चलिए थोड़ा सा और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और एक नई संक्रिया के साथ ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, हमारा समुच्चय जो है वो है R0। देखिए R0 में क्या होता है, सारे नंबर होते हैं सिवाय 0 को छोड़ के। 0 को छोड़कर इसमें सारे नंबर होते हैं, सिर्फ 0 को छोड़ दीजिए, उसके अलावा इसे कहते हैं अशून्य वास्तविक संख्या। अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अशून्य मतलब शून्य नहीं है, अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मतलब शून्य को आपको छोड़ के बात करनी है, अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब संक्रिया जो है वो इस प्रकार से बताई गई है, नॉर्मल वाली संक्रिया नहीं है। ए संक्रिया बी जो है वो इस प्रकार से है कि ए मोड बी, ए के साथ मोड बी जो है, सॉरी मोड ए इंटू बी है, तो ए जो है उसका मोड निकालना है और फिर गुणा करना है। देखिए है तो गुणा ही है, तो बेटा गुणा ही, लेकिन ये गुणा भी कोई नॉर्मल वाली गुणा नहीं है। ए का मोड है फिर बी है, ए का मोड लिया गया फिर बी के साथ किया गया। देखिए आपको अंतर समझाता हूँ, एक नॉर्मल गुणा और इस गुणा में क्या अंतर है। सपोज कीजिए ए जो है वो -2 है और बी जो है वो +3 है, तो ये जब नॉर्मल वाली गुणा करेंगे और इस वाली गुणा में क्या आएगा, इस वाली गुणा में हो जाएगा -2 का तो मोड हो जाएगा, फिर इंटू 3 हो जाएगा, जो कि हो गया 2 × 3 जो कि 6 आ गया। समझ रहे बात वो। इसका मतलब है अगर ए प्लस का है तो भी, ए माइनस का है तब भी इसका गुणा वही आता रहेगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि अगर ए माइनस का हुआ तब भी मोड उसे प्लस कर देगा, और प्लस का होगा तो भी प्लस कर देगा। तो ये नॉर्मल गुणा अगर होती तो -2 × 3 -6 आता, ना कि 6 आता। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अलग प्रकार का गुणा इसने बनाया है। अब चेक करना है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। वैसे तो इसमें क्वेश्चन जो है इसमें सब कुछ चेक करना चाहिए, मैं थोड़ा मज़ा भी आएगा चेक करने का। 1 बाय 1 सब कुछ चेक करें, पहले संवर्त चेक कर ले, क्या संवर्त का कोई इशू है। तो मुझे संवर्त का तो कोई इशू यहाँ नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता ये देखिए मैं समझाता हूँ। ए और बी दोनों रियल नंबर है। अब R0 में, R0 का मतलब 0 से बाहर रियल नंबर है, 0 को छोड़ के। तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई भी रियल नंबर आप लेते हैं उसका मोड लेते हैं तो मोड भी रियल नंबर ही आएगा। सिर्फ 0 का मोड 0 आता है, तो 0 आपके पास है ही नहीं, तो 0 मोड में 0 कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर आएगा ये भी आपका R0 में ही होगा। सही है। देखिए भाई ए 0 नहीं है, जब ए 0 ही नहीं है तो फिर मोड 0 कैसे हो सकता है, तो मोड भी 0 नहीं होगा। तो अगर ए 0 नहीं है तो मोड ए भी 0 नहीं होगा। बी, और वो होगा तो रियल नंबर ही, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप मोड निकाल लेते हैं, किसी भी नंबर का जब आप मोड निकालते हैं तो वो मोड भी वापस रियल नंबर ही आता है। ए अगर रियल नंबर है तो उसका मोड भी रियल नंबर ही आता है, क्योंकि वो माइनस को प्लस कर देगा, या प्लस होगा तो प्लस रख देगा, तो रहेगा तो वही ना, तो आना तो वही है। यहाँ गया। अब ये दोनों रियल नंबर है, दोनों की गुणा करेंगे तो वो भी रियल नंबर आएगा, और बिना 0 के आएगा। बिना 0 के क्यों आएगा, क्योंकि ना तो मोड ए 0 है ना बी 0 है, दोनों में से कोई 0 नहीं है। तो जब दोनों में से कोई 0 है ही नहीं तो इनकी गुणा 0 कैसे आ सकती है, तो ऑब्वियसली बात है गुणा भी 0 नहीं आएगी। तो 0 नहीं आएगी तो कोई रियल नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा तो ठीक है, तो फिर R0 में है, और ये हमारी संक्रिया के बराबर है। तो ये हो गया ए संक्रिया बी। तो इसका मतलब आपका ए संक्रिया बी जो है वो आपका वापस उसी समुच्चय में आ रहा है जहाँ से आपने शुरू किया है। अतः संवर्त है, अतः संवर्त है। साचर्य, क्या साचर्य है? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि साचर्यता में कोई जोड़ हो सकता है, क्योंकि मोड जो है वो थोड़ा बहुत जोड़ तैयार कर सकता है, किंतु परंतु ला सकता है।
आइए देखते हैं इसके किंतु परंतु कोई क्या किंतु परंतु मोड ला सकता है। पहले जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मोड ए मोड बी संक्रिया सी, दोबारा आएगा तो ये आएगा मोड ए प्लस बी दोनों का मोड, क्योंकि ये हमारे लिए ए का काम करेगा, पहला अवयव का मोड इंटू दूसरा अवयव। और मोड चाहे आप एक के साथ लगाएं या अलग अलग करके लगाएं तो ये ऐसे हो गया वैसे मोड ए मोड बी इंटू सी। जबकि इस साइड में चलें तो देखिए मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक संख्या के 2 बार मोड लगाएंगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो एक ही मोड के बराबर होगा, क्योंकि एक बार माइनस का प्लस हो गया तो हो गया। अब 5 मोड लगाने का मतलब 5 बार थोड़ी प्लस करेगा उसको, एक बार कर दिया सो कर दिया। इसलिए ए का तो मोड ऑलरेडी हो चुका था तो ऑलरेडी प्लस है, बी का मोड बाकी है तो बी का मोड हो जाएगा इंटू सी। इस साइड भी ऐसा ही होगा, ए संक्रिया पहले इसका करेंगे तो बी का मोड इंटू सी आ जाएगा, अच्छा है ना, बी का सी। दोबारा मोड करेंगे, इस बार मोड सिर्फ आगे वाले का होता है तो ए का मोड होगा और बी सी होगा। अरे भाई ये तो बराबर आ गया यार, मज़ा आ गया यार, कमाल है। ठीक है भाई, काम कर रहे हैं तो साचरे है साहब, साचरे है। मुझे तो लग रहा था नहीं होगा, यही देखिए बस ये अंदाज़ा जो है ना ये मरवा देता है। अभी अंदाजे में मुझसे कोई पूछता, अगर मान लो बिना सॉल्व करवाए पूछता तो मैं कह देता साचरे नहीं है, क्योंकि मुझे लगता कि मोड कुछ तो कमाल दिखाएगा, और यहाँ तो मोड ने कोई कमाल नहीं दिखाया, एग्जैक्टली बराबर है। तो बेटा अंदाज़ा हमेशा खतरनाक होता है, तुक्का मारना हमेशा गलत होता है। देख लीजिए यहीं पे मेरे सामने मैं ही बैठा बैठा गलत हो गया, तो आप भी गलत हो सकते हैं। समझिए इस बातों को, अंदाज़ा ना लगाएं, करके देखें, फिर समझिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखा आपको यहाँ पे हुआ तो साचरे है, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। अब दोनों साइड से निकालिएगा, सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से। अब आप जब दोनों साइड से निकालेंगे तो मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ होगी, जैसा पिछली बार भी लग रहा था लेकिन नहीं हुई। इस बार लग रहा है कि पक्का ही होगा, लेकिन मैं इस बार तुक्का नहीं मारूंगा, इस बार श्योर होके फिर ही बोलूँगा। ए ई ए, ये आपका आ गया मोड ए बराबर, ए को इधर भेजूंगा, ए बटा मोड ए। हाँ भाई ये तो 2 आंसर है। 2 आंसर कैसे? अगर ए 0 से बड़ा है, प्लस का है, अगर ए प्लस का है तो मोड ए हट जाएगा, दोनों कट जाएंगे और ई बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर ए माइनस का है, माइनस का, जैसे माइनस का 2 मान लीजिए, माइनस का 2, नीचे माइनस का 2, मोड माइनस के 2 को प्लस का 2 कर देगा तो -2/2 कट के -1 आ जाएगा, तब तत्समक अवयव आएगा -1। बताइए, यहाँ तो एक ही साइड से 2 उत्तर आ रहे हैं, दूसरी साइड की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो एक ही साइड से 2 उत्तर आ रहे हैं, तो भाई नहीं बैठेगा। इस साइड से निकालिए ना निकालिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपको। अब इस साइड से निकालेंगे तो मोड ई बराबर 1 आएगा, और मोड ई बराबर 1 आएगा तो ये मोड ई बराबर 1 आया तो यहाँ पे आपके ई के 2 मान मिल जाएंगे। -1 रखेंगे तब भी मोड ई 1 होगा, और +1 रखेंगे तब भी होगा, तो 2 तत्समक 1 आया। लेकिन यहाँ पे बात क्वेश्चन ये है कि जो तत्समक 2 है वो तो है ही। अब यहाँ पे एक बार रुक जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपने वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, ठीक है, यहीं पे रुक जाइए और सुनिए मेरी बात। तत्समक विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बायां तत्समक और दायां तत्समक बराबर नहीं आ रहा है। तत्समक विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अभी जो मैंने कारण दिया क्या वो सही है कि दायां और बायां बराबर नहीं आ रहा? तो भाई दायां बायां बराबर कैसे नहीं आ रहा? बराबर तो आ रहा है। ये देखिए, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। एक्चुअली जो है, अब यहाँ से थोड़ा सा रुकिए और ध्यान से सुनिए भाई, बहुत गहरी बातें बताने वाला हूँ। रुक जाइए यहाँ पे और ध्यान से सुनिए, मैं बताने वाला हूँ। ये विद्यमान नहीं है, इधर वाला जो है ये विद्यमान नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? पहले तो समझिए कि देखिए, ये जो आपके 2 साइडें होती है, ये जो है ये हमेशा याद रखिएगा, ये साइड हमेशा लेफ्ट साइड कहलाती है और ये साइड हमेशा राइट साइड कहलाती है। लेफ्ट एंड राइट। हिंदी में जब बात करें तो उसको कहते हैं वाम, और बेटा इसको कहते हैं दक्षिण। वाम एवं दक्षिण। तो ये जो तत्समक है, ये वाला तत्समक कौन सा हुआ? ये वाम। ये जो है इधर वाला, ये देखिए ये दक्षिण है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए और समझिए मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। इस साइड में ई कहाँ है? इस साइड में ई कहाँ है? ई इस साइड है, इस साइड है, तो ये लेफ्ट राइट, ई आपके राइट में है, तो उसको कहते हैं दक्षिण तत्समक। दक्षिण तत्समक। बेटा इससे पहले मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है, नहीं समझाई मुझे याद नहीं है, और अगर समझाई हो और कुछ गलत समझाया तो प्लीज़ यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ जो बोल रहा हूँ वो पत्थर की लकीरें लिख लीजिएगा। ई कहाँ है?
ये लेफ्ट है, ये राइट है, ई राइट में है, राइट में है तो इसको दक्षिण तत्समक कहते हैं। जबकि इस साइड में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट राइट, ये दोनों, ये लेफ्ट ये राइट, ई इस बार लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो ये वाम तत्समक कहलाता है, वाम तत्समक कहलाता है। अब यहां क्या हुआ कि जब दक्षिण तत्समक आपने निकाला, दक्षिण तत्समक आया, ध्यान से सुनिएगा बेटा बात को, यहाँ पे बहुत कमाल की बातें बताने जा रहा हूँ, बहुत गहरी बातें बताने जा रहा हूँ। दक्षिण तत्समक जब आपने निकाला तो आपको पता चला कि प्लस वाले के लिए अलग है, माइनस वाले के लिए अलग है। तो भाई ये भेदभाव कैसे कर सकते हैं, ये भेदभाव हम गणित में कैसे कर सकते हैं, ये प्लस वाले के कुछ हो माइनस वाले के लिए कुछ हो, तो ये तो नहीं चल सकता ना भाई। -2 के लिए निकालूंगा तो मुझे ई बराबर -1 आएगा, प्लस वाले के लिए निकालूंगा तो ये आएगा। जबकि मेरी परिभाषा कहती है कि प्रत्येक एक के लिए तत्समक वही होना चाहिए, प्रत्येक एक के लिए समान होना चाहिए। ध्यान दीजिए मेरी लाइन को, जो आपका समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयव के लिए ई 1 होगा, प्रत्येक अवयव के लिए तत्समक समानता के नियम के अनुसार समान होना चाहिए। ये जरूरी बात है, सबके लिए एक ही तत्समक होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई प्लस वालों के लिए तो अलग है, माइनस वालों के लिए अलग है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। ये तो यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है उसका नियमों का उल्लंघन है, भयंकर उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि अवयव चाहे कोई हो तत्समक वही होना चाहिए, एक ही तत्समक होना चाहिए, जो कि नहीं है। ए प्लस वालों के लिए अलग है, माइनस वालों के लिए अलग है। तो आप क्या कहेंगे कि दक्षिण तत्समक विद्यमान नहीं है। राइट आइडेंटिटी, दक्षिण तत्समक मतलब राइट आइडेंटिटी विद्यमान नहीं है। और अगर एक भी तत्समक विद्यमान नहीं है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, तो आप कहते हैं कि तत्समक विद्यमान नहीं है, क्योंकि तत्समक दोनों साइड से आना चाहिए और बराबर आना चाहिए, दोनों साइड से आना चाहिए और बराबर भी आना चाहिए। दोनों साइड से, एक साइड से तो आ ही नहीं रहा, तो फिर बराबर कहाँ से होंगे, बात ही खत्म। दक्षिण तत्समक विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भेदभाव कर रहा है। क्या भेदभाव कर रहा है? प्लस वालों के लिए अलग आ रहा है, माइनस वालों के लिए आ रहा है, तो ये नहीं चल सकता, सारे अवयवों के लिए एक ही आना चाहिए। अब आ जाइए राइट पे, सॉरी लेफ्ट राइट तो हो गया, ये राइट आइडेंटिटी है, यहाँ लिख देता हूँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो भी ध्यान दीजिएगा। राइट आइडेंटिटी, ये है लेफ्ट आइडेंटिटी, वाम लेफ्ट आइडेंटिटी। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ये जो आंसर आए हैं, 2 आंसर आए, ऑब्वियसली बात है, हर एक के लिए -1 भी सही है, हर एक के लिए +1 भी सही है। कभी क्या हमने ये कहा था क्या तो तत्समक अवयव है वो इकलौता आना चाहिए? रिपीट करिए, परिभाषा में जाके पढ़िए, क्या हमने ये कहा था कि इकलौता आना चाहिए? हमने कहा था कि प्रत्येक ए के लिए ई होना चाहिए, ये नहीं कहा था इकलौता होना चाहिए। पकड़िए मेरी बात को, हमने इकलौता वर्ड यूज नहीं किया था, जाके देख सकते हैं आप, इकलौता वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। हमने कहा था प्रत्येक ए के लिए एक अवयव जी के पास ई होना चाहिए, प्रत्येक ए के लिए एक अवयव जी के पास, जो समुच्चय उसके पास होना चाहिए, ई होना भी चाहिए और समुच्चय के पास भी होना चाहिए। 2 हो गए तो क्या दिक्कत है? कहा गया था कि इकलौता होना चाहिए, कहा गया था क्या? नहीं कहा। जब कहा ही नहीं तो फिर गलत कैसे हुआ? तो कहा ही नहीं कि गलत कैसे होता? इसका मतलब अगर -1 +1 2 तत्समक आ जाते तो क्या दिक्कत है? हाँ, क्या ये भेदभाव कर रहे हैं? अगर ई बराबर +1 लूँ, अगर ई बराबर में +1 लूँ, क्या ई बराबर +1 हर ए के लिए अलग अलग है? नहीं है साहब, ए चाहे कोई भी हो, हर ए के लिए ई 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ई बराबर -1 लूँ तो सबके लिए भी सही है, तो ये हर ए के लिए सही है, हर ए के लिए सही है। इसका मतलब तत्समक की परिभाषा पे दोनों खरे उतरे हैं, एक भी और -1 भी। और परिभाषा गड़बड़ कह नहीं सकती, क्योंकि परिभाषा ने नहीं कहा था कि इकलौता होना चाहिए, इकलौता नहीं होता। अतः वाम तत्समक विद्यमान है, वाम तत्समक विद्यमान है। देखिए सुनिए, एक साइड का तत्समक विद्यमान नहीं है लेकिन दूसरी साइड का है, वाम तत्समक विद्यमान है, और वो भी 2 है, वो भी। अब तत्समक नहीं कह सकते आप इसको, तत्समक नहीं कह सकते, एक साइड का तत्समक कह सकते हैं भाई, एक साइड का तत्समक कह सकते हैं, क्योंकि तत्समक वर्ड लगाने के लिए तो हमारे दोनों साइड दक्षिण तत्समक आना चाहिए, वाम तत्समक आना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, तब तत्समक कहलाता है। तो इसको आप लेफ्ट, जैसे कोई एक आदमी है तो आप क्या कहते हैं, उसके पैर हैं, तो पैर होने के लिए दोनों होने जरूरी है। एक पैर होगा तो आप यही कहेंगे कि भाई इसका दायां पैर है, बायां है तो आप कहेंगे इसका बायां पैर है, लेकिन पैर शब्द का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब दोनों होते हैं। तो यहां पे भी आपको ये समझना है। तो वाम है तो वाम लेफ्ट आइडेंटिटी है, राइट आइडेंटिटी नहीं है। राइट हो लेफ्ट ना हो तो एक का नाम जो भी है वो बोलिए, और अगर दोनों है तो फिर तत्समक बोलिए। दोनों है नहीं, इसलिए तत्समक की जब बात आएगी तो हम कहेंगे तत्समक नहीं है, तत्समक की बात आएगी तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि एक है और एक नहीं है तो नहीं चलेगा। तो आई बात समझ में? देखा कितना बढ़िया सवाल बनाया यार, सारे डाउट्स यहाँ पे हमारे ठीक कर दिए। क्योंकि देखिए सवाल ही हैं जो निचोड़ के लाते हैं उस थ्योरी को। सवाल नहीं हो तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे आपने माइनस में भी देखा होगा, याद हो? माइनस में एक साइड का तत्समक होता है और एक साइड का नहीं होता। एक साइड का तत्समक होता है और एक साइड का नहीं होता, याद है? माइनस के साथ भी यही है, भाग के साथ भी आप देखेंगे, भाग में भी यही प्रॉब्लम है। एक साइड का तत्समक होता है और एक साइड का नहीं होता। ऐसे आप प्रतिलोम में भी देखेंगे, एक साइड का प्रतिलोम होता है कई बार, दूसरी साइड का नहीं होता। लेकिन हम तो तब मानते हैं जब दोनों साइड से होते हैं। एक साइड से हो गया तो नहीं मानते। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई देखिए बायां प्रतिलोम है, देखिए दायां प्रतिलोम है, लेकिन प्रतिलोम तब बोलेंगे जब दोनों होंगे और बराबर होंगे। आई बात समझे? क्लियर हुआ? चलिए प्रतिलोम के साथ भी थोड़ा सा खेल करते हैं, मजा आएगा। अब तो खेल में मजा आने लग गया। और देखते हैं क्या दोनों साइड से प्रतिलोम है क्या, प्रतिलोम अवयव। बहुत बढ़िया सवाल, धन्यवाद जिसने भी किताब बनाई है, जिसने भी ये सवाल बनाया है। किताब से ज़्यादा तो भाई जिसने भी सवाल बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उस भैया का जिसने ये बनाया। प्रतिलोम अवयव, अरे सर प्रतिलोम अवयव कहाँ से हो गया? अभी तो आपने पीछे वाले जितने लेक्चर है उसमें आपने कहा था कि बिना तत्समक के तो प्रतिलोम होता ही नहीं है। तो भाई तत्समक तो है ही नहीं, फिर प्रतिलोम काहेगा? सर आप झूठ बोलते हो, कभी क्या बोलते हो कभी क्या बोलते हो, लग रहा है ना मन में, लग रहा है ना? भाई सवाल नहीं है ये, पूरा भर पेट ज्ञान है ये। क्या गजब सवाल बनाया, वाह मज़ा आ गया। देखिए सब समझाता हूँ, सारी कहानी समझाता हूँ। देखिए बात यहाँ पे है भैया कि तत्समक नहीं है, प्रतिलोम नहीं होगा, बिल्कुल जो मैंने पहले भी कहा था, आज भी उस पर श्योर हूँ कि प्रतिलोम नहीं होगा। लेकिन प्रतिलोम में भी क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि तत्समक जो है, देखिए प्रतिलोम नहीं है, लिख लीजिए कहीं भी जहाँ पे आपको लिखवाना है, मुझसे साइन करवाना है कर लीजिए। तत्समक नहीं है तो प्रतिलोम नहीं होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तत्समक नहीं है तो प्रतिलोम नहीं होगा। लेकिन ये तो हो सकता है कि जब कोई दो तत्समक दाएं या बाएं में से एक हो और एक नहीं हो, इसका मतलब तत्समक तो नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बायां तत्समक अगर मान लीजिए विद्यमान है और बाएं तत्समक को लेकर हम प्रतिलोम निकाल लें तो हम क्या कहेंगे? प्रतिलोम बाएं तत्समक के साथ प्रतिलोम अवयव, ये तो चल जाएगा, है ना? ठंडे दिमाग से सुनिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूं तत्समक नहीं है, मैं कह रहा हूं तत्समक नहीं है तो प्रतिलोम भी नहीं होगा। तत्समक के साथ प्रतिलोम, अगर तत्समक नहीं है तो प्रतिलोम हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और सुनिए कि तत्समक तो नहीं है लेकिन बायां तत्समक तो है। बायां या दायां में से अगर कोई तत्समक है तो आप ये तो कह सकते हैं ना, बाएं तत्समक के सापेक्ष प्रतिलोम अवयव। तत्समक तो नहीं है इसलिए वो प्रतिलोम तो नहीं है। तत्समक वाला जो प्रतिलोम होता है वो तो नहीं है, तत्समक वाला प्रतिलोम तो नहीं है, लेकिन बायां जो तत्समक है वो तो है। कई बार होता है कि बायां या दायां में से कोई एक मिल जाता है, तो आप बाएं तत्समक के साथ तो प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो बोलिए, स्पष्ट बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये तत्समक में बोल प्रतिलोम ना, मैं बोलूंगा बाएं तत्समक के साथ प्रतिलोम या बाएं तत्समक के साथ सापेक्ष प्रतिलोम अवयव, ताकि पता चल जाएगा कि भाई तत्समक तो नहीं था लेकिन बायां तत्समक निकल गया था और उसकी सहायता से मैंने प्रतिलोम निकाल लिया। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि देखिए दक्षिण तत्समक अवयव जो था, राइट आइडेंटिटी जो था ही नहीं, सिर्फ बायां तत्समक विद्यमान था, तो ये प्रतिलोम अवयव जो है बाएं तत्समक के साथ है। तो मैं प्रतिलोम अवयव निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है भैया मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्रतिलोम अवयव नहीं है एक्चुअली, ये प्रतिलोम अवयव है। किसके साथ? क्योंकि आपके पास जो तत्समक था तो था ही नहीं, क्योंकि दोनों तत्समक आए नहीं और बराबर भी नहीं आए ही नहीं, तो बराबर आने का तो मतलब ही नहीं होता। तो दक्षिण तत्समक तो था ही नहीं, आपके पास वाम तत्समक था, तो आपका है प्रतिलोम अवयव वाम तत्समक के सापेक्ष। वाम तत्समक के सापेक्ष, हम वाम तत्समक जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वाम तत्समक के सापेक्ष। अच्छा, अब यहाँ पे वाम तत्समक भी दो है, वाम तत्समक भी दो हैं, तो किसी भी वाम तत्समक के साथ वो नाम बता दीजिए, किसके साथ? एक के साथ या -1 के साथ, दोनों के साथ अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप खोली बोलेंगे प्रतिलोम अवयव तो फिर डाउट ही जाएगा कि तत्समक अवयव के साथ निकाला गया। तो पूरी डिटेल बोलिए, प्रतिलोम अवयव वाम तत्समक के सापेक्ष, और वाम तत्समक में भी कौन सा उसके सापेक्ष, ठीक है ना? तो देखिए दक्षिण तत्समक तो था ही नहीं यहाँ पे बेटा, दक्षिण तत्समक तो था ही नहीं, वरना क्या होता है यहाँ पे ये भी बन जाता प्रतिलोम अवयव दक्षिण तत्समक के सापेक्ष, प्रतिलोम अवयव वाम तत्समक के सापेक्ष। अगर वाम और दक्षिण तत्समक बराबर आ जाते हैं तो फिर प्रतिलोम अवयव अपने आप ही सीधी सीधी बात है तत्समक अवयव के सापेक्ष। नहीं है तो उसको पूरा डिटेल बताइए। और तत्समक अवयव भी कौन सा? वाम तत्समक में भी दो है, दो में भी कौन सा? एक के साथ वाला। पहले एक के साथ वाला निकाल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे भी प्रतिलोम में भी दो, बायां और दायां। ये कौन सा होगा? A' इस साइड में, A' इस साइड में, राइट साइड में, तो ये हो गया हमारा
दायां या दक्षिण प्रतिलोम, दक्षिण प्रतिलोम। तो संक्रिया के हिसाब से हो गया ए डैश ए डैश बराबर ई हमने एक लिया और ए डैश बराबर हो गया 1/e। तो बिल्कुल विद्यमान है सब। क्यों विद्यमान है? क्यों विद्यमान है? क्योंकि ए जो है वो आपके पास है, आपका समुच्चय R0 है, R0 के पास ए है। क्योंकि ए का प्रतिलोम निकाल रहे, इसका मतलब ए है, तभी तो उसका प्रतिलोम निकाल रहे। अवयव ही ना हो तो प्रतिलोम किसका निकालेंगे? तो जब ए आपके पास है तो उसका मोड जो लेंगे वो भी आपके पास होगा। ऑब्वियसली बात है कि किसी भी संख्या का, कोई संख्या रियल नंबर है तो उसका मोड भी एक रियल नंबर ही होता है। और ये 0 हो नहीं सकता, 0 नहीं है तो पलट भी सकते हैं, पलटने के बाद भी एक रियल नंबर ही बनेगा। हो गया। तो ये नंबर आपके पास है, यही नंबर जो है वो ए डैश है। तो भाई ए डैश विद्यमान है, इसका मतलब है दक्षिण प्रतिलोम विद्यमान है। वाम तत्समक के सापेक्ष दक्षिण प्रतिलोम विद्यमान है। अभी मैं देखूंगा इधर वाला है या नहीं है, इधर वाला है या नहीं है वो भी मुझे निकाल के देखना है। मुझे बायां या वाम प्रतिलोम निकाल के देखता हूं मैं। लेफ्ट वाला जो प्रतिलोम है वो निकाल के देख रहा हूं है या नहीं है भी तो दोनों बराबर है तो बोलूंगा प्रतिलोम, वरना फिर वो जिस टाइप का है उसी का नाम बोलूंगा। तो ई बराबर ए का डैश इंटू ए। तो साहब ये प्रतिलोम तो विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है विद्यमान? कि अगर मैं कहता हूं कि ए माइनस है तो उसका प्रतिलोम यानी कोई अवयव ऐसा है जिसका डैश मोड जो है वो माइनस का आ जाए। मोड माइनस का कैसे आ सकता है? मोड माइनस कैसा अवयव? कोई रियल नंबर का क्या कोई अवयव है जिसका डैश जो है वो 1/a आए? सपोज कीजिए a बराबर -1 है, a बराबर -1 है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा? उसका प्रतिलोम होगा a का डैश का मोड बराबर -1/a। तो a का मान -1 तो -1 आ गया। तो बताइए कौन सा नंबर है जिसका डैश जो है वो -1 आए? तो जवाब है किसी भी नंबर का मोड जो है वो -1 नहीं आ सकता। इसका मतलब कोई भी a डैश ऐसा विद्यमान नहीं है, हो ही नहीं सकता। बता दीजिए आप, बताइए कि क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा a है -1 के लिए? उसका प्रतिलोम निकालिए, a डैश निकाल के दिखाइए। a बराबर -1 निकालना है, a बराबर -1 है, उसका प्रतिलोम निकालना है। तो a की जगह -1 रखा, a का डैश बराबर -1 आना चाहिए। बताइए क्या कोई ऐसा a का डैश है जिसका मोड -1 आ जाए? तो साहब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मोड -1 आए। R0 में ऐसा नहीं कि बाहर जाना, बाहर नहीं जाना, R0 के अंदर ही ढूंढना है। क्या R0 के अंदर कोई ऐसा नंबर है जिसका मोड जो है वो -1 है? जवाब है नहीं है। इसका मतलब है ये प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। वाम प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, वाम प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो देखिए यहाँ तो कमाल की बात है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है हमें जिसका बायां पैर है और दायां हाथ है। बायां, सोचिए, जिसका ये समझ लीजिए ये हाथ है, ये हाथ है या पैर है, ये हाथ है। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका पैर बायां पैर है और दायां हाथ है, क्योंकि ये दोनों नहीं है। अब क्या करें, है सो है, वाम प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो क्या मिला हमें से कि वाम तत्समक के सापेक्ष, बात पते की सुनिए, वाम तत्समक के सापेक्ष, पूरा बोलूंगा, वाम तत्समक के सापेक्ष प्रतिलोम में भी कौन सा विद्यमान है? सापेक्ष दक्षिण प्रतिलोम तो विद्यमान है। दक्षिण प्रतिलोम, दक्षिण प्रतिलोम, समझ गए बात? तो बेटा यहाँ पे कई विज्ञान होते हैं, कई विज्ञान होते हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसे होता है शुरुआत, ऐसे तत्समक अवयव होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तत्समक अवयव जो होता है वो इकलौता होता है। तत्समक अवयव इकलौता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तत्समक अवयव में भी 2 तत्समक होते हैं, कई बार ये दोनों बराबर होते हैं तब तो काम चल जाता है। और उस तत्समक के लिए फिर 2 प्रतिलोम हो सकते हैं, दक्षिण प्रतिलोम और वाम प्रतिलोम। ऐसे ही दक्षिण तत्समक के 2 होंगे, दक्षिण तत्समक यानी जो राइट आइडेंटिटी है उसके भी 2 होंगे, दक्षिण प्रतिलोम, ठीक है। अब यहाँ पे भी याद रखिएगा, ये भी तत्समक अवयव 1 के लिए, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कीजिए, प्रथम तत्समक अवयव की कहानी है ये। अगर दूसरा तत्समक हुआ तो उसके लिए भी सेम यही कहानी। दूसरे तत्समक अवयव के लिए मान लीजिए 2 तत्समक अवयव आ जाए तो फिर दूसरे के लिए भी, दूसरे के भी वाम तत्समक, दक्षिण तत्समक, तो ऐसे चल के लंबा चौड़ा खेल चलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि भाई ये जो है ये खेल इतना लंबा ना चले, तो कोशिश यही करते हैं तत्समक अवयव इकलौता हो, प्रतिलोम अवयव इकलौता हो, ताकि ये झंझट ना आए। अभी ग्रुप में देखिएगा आपको ये अच्छी बात मिलेगी कि ग्रुप के पास 2 तत्समक नहीं हो सकते, एक तो इकलौता होता है और वाम और दक्षिण तो होते ही नहीं है। जिस दिन होते हैं तत्समक अवयव
विद्यमान होता है। ग्रुप होगा तत्समकव्य होगा ही होगा, क्योंकि शर्ती कहती है कि ग्रुप के पास, और ग्रुप के पास जो बड़ी बात होती है वो होती है कि तत्समकव्य इकलौता होता है। ग्रुप के पास तत्समकव्य इकलौता होता है, यानी अगर आपका ग्रुप बना है तो आप बिल्कुल संतुष्ट होकर लंबी सांस लेके बैठ सकते हैं कि इकलौता ही आएगा, दो नहीं आ सकते। बाकायदा प्रूफ है, थ्योरम है, तो गलत हो ही नहीं सकता, है ना। आप तत्समकव्य निकाले, पता चले 4-5 तत्समक आ गए। अब 4-5 तत्समक आ गए तो फिर उसमें भी वाम तत्समक भी मान लीजिए 2 आ गए, जैसे भी आए थे 2 वाम तत्समक आ गए। फिर 2 में से पहला वाम तत्समक लिया, उसके दक्षिण प्रतिलोम, फिर वाम वाले दूसरे वाम वाले के दक्षिण प्रतिलोम। तो इस तरीके से चैन बढ़ती चली जाती है, वो कितने हैं कितने नहीं है, एक बहुत लंबा चौड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, इसलिए हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप जो है वो इन सारी परेशानियों से हमें दूर कर देता है। ग्रुप की 2 खासियत यहाँ पे दोनों है, तत्समक अवयव विद्यमान होता है, इकलौता होता है, प्रतिलोम विद्यमान होता है, इकलौता होता है। ये लीजिए, सारे झंझट खत्म, ये खासियत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पढ़ने के बाद में आपको मज़ा आया होगा, डिटेल से आपने सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी जो पहले आपको नहीं पता होगी, लेकिन अब पता चल गई है कि भाई ऐसा होता है। तत्समक अवयव इकलौता होना ज़रूरी नहीं है, कई तत्समक आते हैं, और तत्समक में भी 2 होते हैं, वाम और दक्षिण। कई बार तत्समक नहीं होता लेकिन उसका एक हिस्सा मिल जाता है, वाम मिल जाता है, दक्षिण मिल जाता है। वाम में भी 2 मिल जाते हैं, दक्षिण में भी मान लीजिए 2 मिल गया, 3 मिल गए। ऐसा नहीं कि तत्समक इकलौता होता है। कई बार दाएं और बाएं दोनों बराबर आ गए, वो भी 2-2 आ गए, 3-3 आ गए, ऐसा होता है, होता आया है, कोई ज़रूरी नहीं है इकलौता ही आए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसको दोहराइए, पढ़िए, देखिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।